तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज है हमारा डेमो क्लास 3। मतलब कल जो था डेमो क्लास 2 था, उसके पहले डेमो क्लास 1 था। आज जो है हमारा डेमो क्लास 3 है और आज के बाद में कोई भी डेमो क्लास नहीं होगा। तो जिनको भी करना होगा फाइनली कोर्स को ज्वाइन करना होगा तो वो अपना ज्वाइन करेगा, और जिनको भी नहीं करना होगा तो कांटेक्ट में रहिएगा। कोई भी दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, जो लोग भी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। ओके। तो जिनको भी ज्वाइन करना होगा उनका अपना आईडी और पासवर्ड ऐप का भेज दीजिएगा। उनको ऑनलाइन बैच 9 का मैं एक्सेस प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि उनको आगे के लेक्चर्स देखने में दिक्कत ना हो। क्योंकि डेमो क्लासेज में जो है तीनों लेक्चर्स है आपको फ्री मिलेगा, उसके बाद कोई भी लेक्चर्स आप नहीं देख पाएंगे। ओके, ना ही लाइव क्लास में जुड़ पाएंगे। तो इसीलिए जो भी होगा हम लोग कंफर्म कर लेंगे क्लासेज के बाद में। तो सेशन को शुरुआत करते हैं हम लोग। और कल का जो हमारा टॉपिक हुआ था, कल के टॉपिक पे आते हैं। आज जो है डेमो क्लास 3 है बैच 9 का। तो कल पहले क्या सीखे थे हम लोग, उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ओके। और अगर आप लोगों का कल की क्लास में कोई सस्पेंस है, जैसे कि मान लीजिए आपने स्टडी किया होगा, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम्स होगा या कोई ऐसा क्वेश्चन है, तो आप लोग अभी स्टार्टिंग के 10 मिनट में आप उसको पूछ सकते हैं। अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, हम आगे शुरू करेंगे। कल हमने सप्लाई के बारे में पढ़ा था, सिंगल फेज थ्री फेज के बारे में पढ़ा था, पावर कैलकुलेशन समझा था। उसके बाद में हमने एमसीबी के टाइप के बारे में समझा था। और उसके बाद कौन सी एमसीबी कहाँ पे यूज करते हैं, सर्किट ब्रेकर, एसीबी, बीसीबी। उसके बाद में फिर पुश बटन तक हम लोग पहुँच गए थे। टाइप ऑफ पुश बटन की बात हो रहा था, मैंने ये भी बताया था पुश बटन किसी भी टाइप का हो, कंडीशंस क्या होता है कि डिजिटल अगर है तो या तो जीरो या तो वन, मतलब या तो एलसी टाइप या तो एनो टाइप। इतनी सारी बातें हो गई थी। ओके। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग धीरे धीरे वायरिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने वायरिंग के कंडीशन को समझेंगे। और जैसे क्या है कि जब पीएलसी नहीं था तो जो आरएलसी पे हो रहा था, तो ऐसा नहीं कि आरएलसी खत्म हो गया। तो सामने वाला ना आपको कंडीशन देता है और उस कंडीशन पे आपको काम करके देना होता है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग अभी यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं आपको क्वेश्चंस वगैरह दूंगा। तो वहाँ पे आपको बताऊंगा कि ये पुश बटन है, इसको प्रेस करने से ये होना चाहिए, ये इंडिकेटर ऑन होगा, ये लाइट ऑन होगा, होल्डिंग होगा, इंटरलॉकिंग होगा। लेकिन जब क्लाइंट के पास आप जाओगे ना, तो क्लाइंट सिर्फ आपको काम बताएगा कि भाई मुझे ऐसा ऐसा काम चाहिए। उसको नहीं पता है इंटरलॉकिंग क्या होता है, होल्डिंग क्या होता है। फिर आपको अपना माइंड यूज करके आपको समझना पड़ेगा कि इस प्रोग्राम में, इस प्रोसेस में कहाँ मुझे होल्डिंग करना पड़ेगा, कहाँ इंटरलॉकिंग करना पड़ेगा, कहाँ पे कैसे क्या कनेक्शन करना पड़ेगा, वो आपको समझना है। ओके। तो अब हम उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं और आपके मेंटालिटी को हम इतना मजबूत बनाएंगे कि आप सामने वाला अगर कंडीशन दे तो आप उस चीज़ को समझ सकें कि हम यहाँ पे कौन सा कंडीशन लगाएंगे, कैसा वायरिंग करेंगे। ठीक है भाई, म्यूट कर लीजिए जिसके भी तरफ से नॉइज आ रहा है। ओके। तो हेलो। हाँ हाँ जी, बोलिए। ये सर जैसे मतलब अभी आप जैसे डेमो क्लास दे रहे हैं तो जैसे मतलब ये थ्योरेटिकल में तो आपने ना बता ही दिया है। आज का टॉपिक जैसे मान लो कहीं पीएलसी स्काडा में से कहीं कोई बीच में से एक टॉपिक उठा के वो करवाते तो थोड़ा और ज्यादा बेटर रहता सर। ओके ठीक है ठीक है, चलिए आज का अगर ऐसा बात है ना, तो आज ना मैं डेमो क्लास में आपको पीएलसी से रिलेटेड करवा देता हूँ। जैसे कि बिल्कुल आपने राइट बोला, आपने ये बात तो सही कहा। क्योंकि बहुत लोगों को अगर ज्वाइन करना होगा तो हो सकता है सोच रहे होंगे कि पीएलसी में कैसे पढ़ाते होंगे, बीएफडी में कैसे पढ़ाते होंगे, है ना। तो आज हाँ ना हाँ। इस टॉपिक को, अभी आरएलसी वाले को मैं यहीं पे थोड़ा सा ब्रेक करता हूँ और मैं ना पीएलसी का टॉपिक आपको करवा देता हूँ। पीएलसी टॉपिक करवाने से ये भी फायदा हो जाएगा कि आपको वहां से थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि अच्छा पीएलसी में कैसे होगा या बीएफडी में कैसे होगा, है ना। तो आपकी बात को हम रखते हुए यहाँ पे पीएलसी का टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। तो आज की क्लास में ना मैं सीमेंस पीएलसी में थोड़ा सा डाउनलोडिंग अपलोडिंग के बारे में, ओके, कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। मुझे बस 2 मिनट दीजिए, मैं सेटअप रेडी कर लेता हूँ। ओके। ठीक है, आप सभी लोग एग्री हैं इनके बात से? बोलिए भाई साहब, सभी लोग बोलिए। एग्री है सर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल राइट। सीमेंस पीएलसी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि जो हमारा क्लासेस चलेगा वो सीमेंस पीएलसी पे ही चलेगा। तो इसीलिए मैं जो है सीमेंस पीएलसी अभी यहाँ पे आप लोगों को करवाऊंगा, जिसमें कि आपको सीमेंस का पीएलसी से रिलेटेड, एचएमआई से रिलेटेड और प्लस में जो सर्वो कनेक्टेड है, सर्वो से रिलेटेड भी डेमो आपको दे दूंगा, है ना, जिससे कि आपको तीनों का आइडिया मिल जाएगा। बीएफडी का भी मैं आपको आइडिया दे दूंगा। मतलब ये आपका कॉम्बो क्लास रहेगा, जिससे आपको ये बात समझ में आएगा कि कैसे पीएलसी, कैसे एचएमआई, कैसे बीएफडी पे काम करते हैं। ओके। तो सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके। सबसे पहले आते हैं अपने पीएलसी टॉपिक पे, क्योंकि हम लोगों का पीएलसी टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे कि आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं, इधर जो है आपका सीमेंस का पैनल लगा हुआ है। ओके। ये सीमेंस का जो पैनल लगा हुआ है, इसमें सीमेंस की पीएलसी लगी हुई है।
सीमेंस की जो पीएलसी लगी हुई ये S7 1215 CDC-DC पीएलसी है। ओके, अब जो है सबसे पहले जब हमको किसी भी पीएलसी पे प्रोग्राम करना होता है, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ये लगे कि अभी लेवल हाई है, क्योंकि पीएलसी पढ़ाने से पहले 2 थ्योरेटिकल क्लास होता है, लेकिन मैं डायरेक्टली पीएलसी पे आया हूँ, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा ऐसा लगे कि नहीं हाईएस्ट लेवल पर है, लेकिन समझने की कोशिश करिएगा। ओके, कि कैसे हम प्रैक्टिकल करवाते हैं ये बात समझने का कोशिश करिएगा। बाकी सब आपका जो थ्योरेटिकल पोजीशन है, आपको कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं, सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आपका ये पीएलसी देखने को मिल रहा है, ये सीमेंस का पीएलसी है। सीमेंस का 1215 सीडीसी मतलब 1200 सीरीज का जो सबसे एडवांस सीरीज है, 1215 सीडीसी, तो ये उस मॉडल की पीएलसी है। अब जब भी हमको किसी पीएलसी पे प्रोग्राम करना होता है ना, तो सबसे पहले हमारे लिए रिक्वायरमेंट जो होता है, सबसे ज़रूरी चीज़ जो होता है, वो होता है सॉफ्टवेयर। जब भी आप किसी पीएलसी पे प्रोग्राम करने जाइए, तो सबसे पहले चीज़ आप ये देखिए कि आपके पास उस पीएलसी का सॉफ्टवेयर है कि नहीं है। तो जैसे कि ये सीमेंस का 1200 पीएलसी है, अब इस पे आपको कौन से सॉफ्टवेयर पे ज़रूरत पड़ेगा, या मान लीजिए डेल्टा का पीएलसी होता, मित्सुबिशी का पीएलसी होता, आपको किस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, कैसे आप इसको पता करते। क्योंकि अगर आपके पास कोई सीनियर है बताने वाला तो ठीक है बता दिया, लेकिन कल को आपको ये बात नहीं पता है कि भाई S7 1200 सीरीज की पीएलसी के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, तो आप उसको कैसे रिसर्च करेंगे उसको देखिए। जब भी आपको किसी भी पीएलसी पे काम करना और आपको ये नहीं आइडिया है कि इसके लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो आप क्या करिए, अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करिए, और क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद जिस भी पीएलसी पे आपको काम करना है, जैसे S7 1200 पीएलसी पे हमको काम करना है, तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे कि S7 1200 पीएलसी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर नेम। ओके, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर नेम। जब हम इसके बारे में सर्च करेंगे, तो हमको यहाँ से पहले ही एआई जवाब दे देगा कि जो S7 1200 पीएलसी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का नेम है, वो क्या है, सिमेटिक स्टेप S7 बेसिक टीआईए पोर्टल। अब ये सॉफ्टवेयर अपने पास होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपको डेल्टा पीएलसी पे काम करना है, डेल्टा का DBP 14SS2 पीएलसी है। ओके, डेल्टा DBP 14SS2 पीएलसी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर नेम। ओके, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर नेम। जब आप यहाँ से सर्च करेंगे, तो आपको पहले ही यहाँ पे एआई जवाब दे देगा कि इसके लिए हम WPL सॉफ्ट और ISP सॉफ्ट का भी यूज कर सकते हैं। आपके पास कोई और भी पीएलसी हो तो आप बताइए, मैं उसको सर्च करके आपको दिखाता हूँ कि आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी पीएलसी की प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। जैसे कि मान लीजिए आपने शायद, हो सकता है उस पीएलसी का नाम सुना है या नहीं सुना है, एक चाइना की पीएलसी आती है फूजी पीएलसी। ठीक है, तो फूजी पीएलसी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर नेम। ओके, फूजी पीएलसी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो आप यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे आपका माइक्रेक्स SXSPH करके आ रहा है, SX प्रोग्रामर करके आ रहा है फूजी के लिए। ऐसे आपके पास कोई और पीएलसी होगा, जैसे ABB पीएलसी है, तो ABB पीएलसी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर नेम। ओके, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर नेम। ओके, सॉफ्टवेयर नेम। जब आप सर्च करेंगे तो आपको यहीं पे मिल जाएगा कि ये ऑटोमेशन बिल्डर करके इसका प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होता है। मतलब यहाँ से आपको पहली चीज़ आइडिया ये लग गई कि आज के बाद अगर आपको किसी भी पीएलसी पे प्रोग्राम करना है, तो सबसे पहले उसका सॉफ्टवेयर होना चाहिए, और अगर उसका सॉफ्टवेयर आपके पास नहीं है, तो आप उसको सर्च करके पता कर सकते हैं। अब इतना बात अगर पता हो गया, तो फिर दूसरा स्टेप आपके पास ये है कि उसको आपको डाउनलोड करने का मेथड पता होना चाहिए। डाउनलोड हमारा क्रोम ब्राउजर से होता है। डाउनलोडिंग हम आपको डिटेल में सिखाएंगे, ठीक है, क्लासेज में कैसे डाउनलोड करते हैं। जैसे कि बस एक एग्जांपल मैं अभी आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमको टीआईए पोर्टल डाउनलोड करना होगा, तो यहाँ से हम जाएंगे। अब जैसे हमको पता चल गया कि सीमेंस का टीआईए पोर्टल सॉफ्टवेयर होता है, मान लीजिए टीआईए पोर्टल हमको वर्जन 20 डाउनलोड करना है, तो मैं लिखूंगा वर्जन 20 डाउनलोड। किसी भी सॉफ्टवेयर की जो वेबसाइट होती है, बहुत सारी वेबसाइट होती है, अगर मैं उसके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करूंगा, तो हम क्रैक नहीं कर पाएंगे, फिर हमको 21 डेज 30 डेज का ही वैलिडिटी मिलेगा। कुछ एक्सटर्नल वेबसाइट होती है जहाँ से डाउनलोड करने के बाद में क्रैक करना पड़ता है। क्रैक कैसे करते हैं वो हम अपने कोर्स में सिखाते हैं। मतलब क्रैक करने के बाद में टीआईए पोर्टल जैसे है, तो उसको अनलिमिटेड कैसे चलाएंगे, है ना, या कभी ऐसा प्रॉब्लम्स आता है तो उसको कैसे ट्रबल शूट करेंगे। डेल्टा हुआ, मित्सुबिशी हुआ, मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर हम कैसे डाउनलोड करेंगे, कौन सा ऐसा यूनिवर्सल वेबसाइट है जहाँ से लगभग 90% पीएलसी का सॉफ्टवेयर मिल ही जाता है। ऐसे 2-3 वेबसाइट भी हैं। ओके, अब मान लीजिए आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया। इतना करने के बाद में फिर आपको देखना है कि भाई आपका जो पीएलसी है वो कौन सा केबल सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपके पास केबल नहीं होगा, तो आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, पीएलसी से मतलब पीएलसी का मॉडल देखना सब बेकार है। तो अभी जैसे यहाँ पे मैंने देखा कि भाई ये हमारा पीएलसी है आपका सीमेंस का। ओके, अब ये जो सीमेंस का पीएलसी है, इसमें यहाँ पे ना ईथरनेट केबल लगता है, ये आप देख सकते हैं ईथरनेट केबल लगता है। तो ये जो ईथरनेट केबल लग रहा है,
तो आपके पास कम्युनिकेशन करने के लिए ईथरनेट केबल होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके एक साइड में ईथरनेट केबल लगा देंगे। ओके, अगर यही डेल्टा का पीएलसी होता तो डेल्टा में हमारा RS-232 कम्युनिकेशन केबल सपोर्ट करता है, तो उसके लिए हम RS-232 केबल लगाते। हो सकता है कोई पीएलसी आपका 485 कम्युनिकेशन सपोर्ट करता हो सकता है आपका कोई पीएलसी 422 कम्युनिकेशन करता हो। आपको ये बात कैसे पता चलेगा? तो ये बात आपको पता चलेगा, जानते हैं कैसे? मैनुअल से। उस पीएलसी का आप हार्डवेयर कैटालॉग डाउनलोड करिए। जब आप हार्डवेयर कैटालॉग डाउनलोड करेंगे तो आपको ये बात पता हो जाएगा कि ये पीएलसी कौन सा कम्युनिकेशन सपोर्ट करता है। बाकी यहाँ पे आप ईथरनेट जैक देख करके आप मत बोल दीजिएगा ईथरनेट है, क्योंकि यहाँ पे आपने अगर कभी डेल्टा का बीएफडी देखा होगा तो आपने उसमें देखा होगा कि RJ45 का कनेक्टर लगा रहता है। देखने में तो लगेगा ईथरनेट है, लेकिन वो एक्चुअल में मॉडबस के लिए होता है, वो ईथरनेट के लिए नहीं होता है। तो यहाँ पे खाली आप पोर्ट देख के मत बोल दीजिएगा कि ईथरनेट है, क्योंकि ये पोर्ट हो सकता है मॉडबस के लिए दिया हो, कोई जरूरी नहीं कि ईथरनेट के लिए दिया होगा। अब यहाँ पे हमारा ये दूसरा साइड हो गया, ये फर्स्ट साइड हो गया। ओके, अब दूसरा साइड कम्युनिकेशन करने के लिए आपके सिस्टम में ईथरनेट होना चाहिए, आपके सिस्टम में RJ45 कनेक्टर होना चाहिए। अब अगर वो नहीं है तब आप क्या करेंगे? अगर वो नहीं है तो आपके पास एक कनेक्टर होना चाहिए, जो कनेक्टर मैं यूज कर रहा हूँ आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, इस टाइप का एक अडेप्टर आता है, सभी ने देखा होगा। इसमें क्या होता है ना कि पीछे से ये ईथरनेट लग जाता है। यहाँ से मैंने ईथरनेट केबल को कनेक्ट कर दिया। अब ये जो ईथरनेट केबल मैंने कनेक्ट किया, ओके, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट, इसको हम लोग क्या करेंगे, अपने सिस्टम में कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से मैं अपने सिस्टम में कनेक्ट करता हूँ। ओके, तो यहाँ से अपने सिस्टम में कनेक्ट कर दिया। अब देखो, जब सिस्टम में हम कनेक्ट करेंगे तो हमको ये बात कैसे पता चलेगा कि पीएलसी के साथ हमारा कनेक्टिविटी हो गया? तो यहाँ पे पीएलसी में ना एक लिंक की लाइट होती है, ये ब्लिंक होने लगेगा। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके करीब से दिखाता हूँ, ठीक है? तो यहाँ से आप देखिएगा पीएलसी में, इस पीएलसी में आपको यहाँ से एक लाइट दिख रही होगी। ओके, दिख रहा है ना? तो अगर इसको हम निकाल देते हैं, मान लीजिए अभी इसको मैंने निकाल दिया, तो निकालने के बाद आप देखेंगे अभी कोई लाइट नहीं जल रही है। ओके, लेकिन इसको जब मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे लिंक का लाइट जल गया और यहाँ पे नीचे ब्लिंक करते हुए भी आपको दिख रहा है। मतलब ये कम्युनिकेशन के लिए लिंक हो गया। अगर मैं इसको दूसरे पोर्ट में लगाता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ दूसरे पोर्ट में भी लिंक हो गया। लेकिन इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं और दूसरे पोर्ट में कनेक्ट करने के लिए हमारे पास आप देखेंगे यहाँ पे एक HMI लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो HMI है, इस HMI को भी हम कनेक्ट कर सकते हैं ईथरनेट केबल से। तो यहाँ पे इस HMI से ये ईथरनेट केबल आया हुआ है। ओके, तो इस ईथरनेट केबल को हम कहाँ पे लगा सकते हैं? यहाँ पे लगा सकते हैं। तो जैसे कि HMI को हमने कनेक्ट कर दिया तो आप देखेंगे अभी ये वाला भी लाइट ब्लिंक होने लगा, ये वाला भी लाइट ब्लिंक होने लगा। यहाँ पे आप देखेंगे एक BFD है, इस BFD में यहाँ पे 2 पॉइंट लगा हुआ है जो कि इस PLC से कनेक्टेड है। मतलब इस PLC से हम इस BFD को भी चला सकते हैं। प्लस में यहाँ पे ये सर्वो लगा हुआ है, सर्वो का ये वायर यहाँ पे कनेक्टेड होके, इस सर्वो का वायर हम यहाँ पे PLC के साथ जब कनेक्ट करते हैं तो PLC से ये सर्वो भी चलता है। सर्वो का मोटर आप यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे रखा हुआ है, ये सर्वो का मोटर है आपका, इस सर्वो ड्राइव इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस सर्वो ड्राइव से ये आपका सर्वो मोटर चलता है। अब यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। इसको कनेक्ट करने के बाद आपको करना क्या होता है, देखिए, जब भी हम किसी साइट पे जाते हैं तो डायरेक्टली हमको जो है कभी भी प्रोग्राम को डाउनलोड नहीं कर देना होता है, क्योंकि हो सकता है ऑलरेडी वहाँ पे आपके इंडस्ट्री में कोई सिस्टम चल रहा होगा और आप जा करके मान लीजिए कुछ भी ऐसे प्रोग्राम डाउनलोड कर देंगे, तो उस कंडीशन में पहले जो प्रोग्राम रहेगा वो हट भी जाएगा और दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो भी प्रोसेस चल रहा है वो स्टॉप हो जाएगा। कहीं गलती से मान लीजिए आपका प्रोग्राम सही नहीं है तो फिर पूरा प्लांट बंद हो जाएगा। तो अपने जीवन में एक बात याद रखिएगा कि कभी भी चलती प्लांट में आपको प्रोग्राम डाउनलोड नहीं करना है। अगर आपको करना है तो आप क्या करिएगा, प्लांट को शट डाउन ले लीजिएगा। दूसरी चीज़, आप ये गलती कभी मत करिएगा कि चलते प्लांट में आप डाउनलोड करिए। कभी भी आप काम करिए तो पहले पीएलसी का ओरिजिनल बैकअप जो चल रहा था उसको लेके जरूर रखिए। ओके, जैसे कि मान लीजिए आप काम करने जा रहे हैं तो आप क्या करिए, पहले पीएलसी का बैकअप लेकर के और उसको अलग फाइल बना के सेव कर लीजिए। क्योंकि अगर कम से कम आपका प्रोजेक्ट नहीं चलेगा तो जो पुराना चल रहा था कम से कम उसी को डाउनलोड कर देंगे। तो सबसे पहला स्टेप, जब भी आप कहीं पे जाइए, जैसे मैंने पीएलसी से केबल लगा दिया, अब इसका प्रोग्राम हम अपलोड कैसे करेंगे ये बात हमको सीखना है। देखिए, इसके लिए अपने पास TIA पोर्टल सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जो कि मैंने अभी आपको सर्च करना बताया कि कौन सी पीएलसी के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, वैसे तो TIA पोर्टल यहाँ पे ओपन है, बट मैं फिर से आपको एक बार ओपन करके नए सिरे से समझा देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं TIA पोर्टल को क्लोज कर देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पीएलसी का जो हमारे पास प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है TIA पोर्टल, उसको हम ओपन करेंगे। देखो, TIA पोर्टल वर्जन 16 भी आता है, 17 भी आता है, 13 भी आता है, 14 भी आता है। ओके, लेकिन अभी जो मैं TIA पोर्टल यूज कर रहा हूँ, लेटेस्ट TIA पोर्टल वर्जन 20 यूज कर रहा हूँ। ठीक है,
यहाँ से वर्जन 20 जो आता है ना, उसको मैं यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं TIA पोर्टल वर्जन 20 को ओपन कर लेता हूँ। ओके, TIA पोर्टल B20 को मैंने ओपन कर लिया। तो देखो, जब TIA पोर्टल को ओपन करते हैं, TIA पोर्टल हैवी सॉफ्टवेयर होता है, इसके अंदर PLC भी होता है, HMI भी होता है, BFD भी होता है, सिमो कोड होता है, स्काडा होता है। ठीक है, इसके अंदर हम स्टेपर सर्वो का भी प्रोग्राम कर सकते हैं। मतलब इसका नाम ही है टोटली इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन। टोटली इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन का मतलब ही यही चीज होता है कि इसके अंदर सब कुछ होता है। मतलब आप चाहे PLC का प्रोग्राम करें, चाहे आप HMI का प्रोग्राम करें, चाहे आप BFD का प्रोग्राम करें, चाहे आप स्टेपर सर्वो का प्रोग्राम करें, या सीमेंस का एक डिवाइस आता है सीमो कोड, उसका आप प्रोग्राम करें, या सीमेंस की PLC के साथ में कोई और ड्राइव को चलाना है आपको प्रॉफीनेट के थ्रू, प्रॉफी बस के थ्रू, सारा प्रोग्रामिंग हम TIA पोर्टल में करते हैं। इसीलिए TIA पोर्टल हैवी सॉफ्टवेयर होता है, थोड़ा सा ओपन होने में भी टाइम लेता है। यहाँ से आपको ओपन एग्जिटिंग प्रोजेक्ट जो आपने पहले बना के रखा है, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट में हम क्या करेंगे, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया हमने। ओके, क्रिएट करने के बाद में यहाँ से आपको कुछ भी अगर नेम वगैरह देना है तो दे सकते हैं। प्रोजेक्ट को आपको सेव कहाँ पे करना है, ऑथर का नाम क्या देना है, कमेंट क्या देना है। जी, क्या होता है जब हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो अपना कमेंट में कुछ लिख लेते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि बहुत सारा प्रोजेक्ट पे जब आप काम करोगे तो कमेंट कुछ नहीं लिख कर रखोगे, तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा प्रोजेक्ट किसके लिए है। ओके, तो अभी यहाँ से ये जो प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, ये थोड़ा सा प्रोसेस लेता है TIA पोर्टल में। तो यहाँ पे आपको फिर से क्लिक नहीं करना होता है, थोड़ा सा वेट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट क्रिएट होने देते हैं। ओके, तो ये आपका प्रोजेक्ट अभी क्रिएट हुआ। अब क्रिएट होने के बाद में जैसे कि मैं नया PLC पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, क्रिएट हो गया। तो यहाँ से जैसे मैं नया PLC पे काम कर रहा हूँ, साइट पे गया हूँ, तो यहाँ से कॉन्फ़िगर डिवाइस मतलब PLC को ऐड करने का ऑप्शन आता है। राइट PLC प्रोग्राम लिखने का ऑप्शन आता है। कॉन्फ़िगर टेक्नोलॉजी ऑब्जेक्ट जैसे PID हुआ, सर्वो हुआ, इनकोडर हुआ, आपका स्टेपर हुआ, इन सबको कॉन्फ़िगर करने के लिए यहाँ से डिफाइन करते हैं। पैरामीटराइज ड्राइव जो अपना G120 ड्राइव हुआ, या सीमेंस का और भी ड्राइव B90 सर्वो हुआ, उन सबको कॉन्फ़िगर करने के लिए हम इसमें जाते हैं। कॉन्फ़िगर एंड सिलेक्ट ये डिवाइस मतलब जो सिमो कोड हुआ, या बहुत सारा कॉन्टेक्टर और कंट्रोलर आता है जो सीमेंस का होता है, प्रोग्रामिंग के थ्रू चलता है, उसको हम यहाँ से कॉन्फ़िगर करेंगे। कॉन्फ़िगर HMI स्क्रीन मतलब एक HMI स्क्रीन को भी हम यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ से हम इन सबको इंटरनली भी हम कर सकते हैं, इसीलिए डायरेक्टली यहाँ से हम ओपन द प्रोजेक्ट व्यू पे क्लिक कर देते हैं। ओके, लेकिन अभी जब मैं साइट पे गया हूँ, मान लीजिए पुराना PLC का काम कर रहा हूँ, तो सबसे पहले हमको अपलोड लेना जरूरी है। ओके, तो यहाँ से मैं ओपन द प्रोजेक्ट पे क्लिक किया। सबसे पहली चीज ना, जब भी आप सॉफ्टवेयर को ओपन करो तो यहाँ पे एक्सेसिबल डिवाइस का एक ऑप्शन होता है, इस पे क्लिक करके जरूर सर्च करो। इस पे सर्च करने से ये फायदा होता है ना कि आपके TIA पोर्टल से जो जो डिवाइसेज कनेक्टेड होंगी सीमेंस की, वो सारी डिवाइसेज आपको दिख जाएंगी। ओके, तो यहाँ से आपको एक्सेसिबल डिवाइस पे क्लिक करना है। अगर नहीं कनेक्टिविटी होगा तो नहीं दिखेगा। ओके, तो यहाँ से आप एक्सेसिबल डिवाइस पे क्लिक करेंगे। एक्सेसिबल डिवाइस पे क्लिक करने से पहले हमको यहाँ पे कंट्रोल पैनल में जा करके और PGPC इंटरफेस में जाना पड़ता है। ठीक है, ये कंट्रोल पैनल में आप जाओगे, यहाँ से आपको PGPC इंटरफेस में जाना पड़ेगा। ओके, ये PGPC इंटरफेस होता है, इसमें आपको जाना पड़ेगा, और इसमें जा करके आपको अपने इथरनेट का सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ से अभी देखो डिवाइस में स्टार्टर सिलेक्शन है, यहाँ से अभी मैं स्टेप 7 ऑनलाइन चला रहा हूँ, मतलब सीमेंस चला रहा हूँ, तो S7 ऑनलाइन सिलेक्ट करना पड़ता है। और इसको सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से जो अभी रियल टेक ड्राइवर है उसको सिलेक्ट करना पड़ता है, यहाँ से ओके करना पड़ता है। जब इसको हम ओके कर देंगे और फिर यहाँ से हम स्टार्ट सर्च करेंगे, यहाँ से आपको ओके करके सिलेक्ट कर देना है इसको। ठीक है, तो यहाँ से अभी मैंने ओके पे क्लिक कर दिया और ये आपका लोडिंग हो रहा है, हो गया ये ओके। उसके बाद यहाँ पे आना है, आपको इसको प्रॉफीनेट ईथरनेट पे सिलेक्ट करना है, और यहाँ से आपको बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन ये रियलटेक USB फैमिली कंट्रोलर जो होता है, ये ईथरनेट का ड्राइवर होता है। USB इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने USB टू ईथरनेट कनेक्टर लगा के रखा है। और यहाँ से हम स्टार्ट सर्च पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट सर्च पे जो हम क्लिक करेंगे ना, तो हमारे सिस्टम से जो जो डिवाइसेस कनेक्टेड होगा वो यहाँ पे हमको दिखा देगा। ओके, तो यहाँ से अभी एक्सेसिबल डिवाइस पे हमने क्लिक किया है, हम देखते हैं कि हमारे सिस्टम से कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे HMI भी दिखा रहा है, PLC भी दिखा रहा है। हमारे PLC का IP एड्रेस क्या है, 192.168.1.253। हमारे HMI का IP एड्रेस क्या है, 192.168.1.252। अब देखो कम्युनिकेशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ से भी पता हो गया। और आप चाहो तो पिंग करके भी पता कर सकते हो। पिंग करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में जाना पड़ेगा। ठीक है, और कमांड प्रॉम्प्ट में जाने के बाद में पिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम पिंग करेंगे, यहाँ से जैसे मैंने लिखा पिंग, उसके बाद में 192.168.1.253 डाल के मैं इंटर करूँगा। ठीक है,
तो यहाँ पे पिंग और ये आपका आईपी एड्रेस कितना आ रहा था जब यहाँ पे मैंने SSL किया था, अभी वहाँ पे आपका वो रिप्लाई नहीं दे रहा है। ठीक है, एक बार मैं आईपी एड्रेस यहाँ पे देख लेता हूँ क्या था, उसी के हिसाब से जब आप पिंग करोगे तो आपको यहाँ से रिप्लाई मिलेगा। अगर रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो फिर आपको अपने PGPC इंटरफेस में भी क्या करना होता है, सेम आईपी एड्रेस डिफाइन करना पड़ता है, लेकिन लास्ट का जो अंक होता है इसको चेंज रखना पड़ता है। तो 192.168.1.253 है। मैं यहाँ से दोबारा एक बार पिंग करता हूँ, तो मैंने लिखा पिंग, उसके बाद 192.168.1.253 और यहाँ से इंटर करेंगे। ये बोल रहा है कि नॉट रिकॉग्नाइजेशन। अब नॉट रिकॉग्नाइजेशन इसलिए बता रहा है क्योंकि जब यहाँ से हमने PGPC डिफाइन कर दिया, ओके, कंट्रोल पैनल में जो हम लोग गए थे, तो कंट्रोल पैनल में जाने के बाद में यहाँ से जब आप PGPC को डिफाइन करते हैं, ठीक है, सॉरी दूसरे पे क्लिक हो गया, एक मिनट। यहाँ से जब आप कंट्रोल पैनल में जाओगे तो कंट्रोल पैनल में जाने के बाद में आप जो PGPC में जाएंगे, ओके, और जहाँ से आपने USB ये ईथरनेट सिलेक्ट किया था, PGPC में जाने के बाद में यहाँ से जो आपने ईथरनेट सिलेक्ट किया था, जब आप इसमें जाएंगे यहाँ से ईथरनेट आपने सिलेक्ट किया तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना पड़ता है, और प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद नेटवर्क प्रॉपर्टीज़ में जाना पड़ता है, और नेटवर्क प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद में जो अभी हमने ईथरनेट लगाया, तो यहाँ पे हमारा ईथरनेट 5 दिखा रहा है, इस पर क्लिक करना है, इसमें प्रॉपर्टीज़ में जाना है, और प्रॉपर्टीज़ में आप जा करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको IPv4 वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको एक IP एड्रेस 1.254 दिख रहा है। ठीक है, अच्छा अगर ये IP एड्रेस है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो आप इसको ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली में क्या होता है कि यहाँ से आपका ये सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। तो अभी जैसे मान लीजिए ये कमांड आपका डिटेक्ट नहीं कर रहा है, जब मैं कमांड प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, एक बार डाउनलोडिंग मतलब अपलोडिंग लेना है, डाउनलोडिंग नहीं करना है, एक बार आपको अपलोडिंग लेना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कमांड प्रॉम्प्ट नहीं डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ से अभी कमांड प्रॉम्प्ट में आप दे रहे हैं, अगर डिटेक्ट नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना है, एक बार अपलोडिंग लेना है। तो अपलोडिंग कैसे लेंगे, ये जो आपने एक्सेसिबल डिवाइस क्लिक किया है ना, ये सिर्फ आपको दिखाता है, इससे कुछ होगा नहीं, ये सिर्फ आपको एक्सेस करके दिखा दिया कि आपके पास सिमेटिक HMI लगा हुआ है, आपके पास CPU लगा हुआ है, ये आपका IP एड्रेस है दोनों का, इतना दिखा दिया बस। इससे हमारा ये पता चल जाता है कि कनेक्शन है। अगर ये एक्सेस करके नहीं दिखाया तो इसका मतलब कनेक्शन नहीं है। अब आपको करना क्या है कि अपलोड लेना है, तो अपलोड लेने के लिए पहले बात आपके पास जो PLC है उस PLC को ऐड करिए। तो आप यहाँ पे कंट्रोलर में जाएंगे, अपने PLC में जाएंगे तो उधर मॉडल नंबर लिखा होगा, तो वही मॉडल नंबर आपको कनेक्ट करना होता है। अपने पास जो PLC है CPU 1200 या आपका 1215 CDCDC है, क्या है 1215 CDCDC। अब इसमें भी आपके पास बहुत सारा वर्जन दिखेगा 1215 CDCDC में, तो अपने पास जो PLC है वो सबसे हाईएस्ट वर्जन 4.7 का है। एक तो ऑप्शन ये हुआ कि आपने यहाँ से ऐड कर लिया। एक और ऑप्शन है कि अगर आपको अपलोड लेना है तो सबसे बेटर ऑप्शन ये है कि आप अनस्पेसिफाइड सिलेक्शन करिए। अनस्पेसिफाइड सिलेक्शन करने से ये फ़ायदा है कि हमारा सिस्टम जो है, जो हमारा TIA पोर्टल है ना, ये ऑटोमेटिक क्या करता है, CPU को डिटेक्ट करता है, और CPU में जो जो भी डिवाइस कनेक्टेड होंगे, जैसे मान लीजिए आपके CPU से 10 मॉड्यूल कनेक्टेड हैं, तो वो 10 मॉड्यूल आपको ऐड नहीं करना पड़ेगा। ऐसे में ऐड करने में आपको फिर क्या प्रॉब्लम होती है कि आपको एक एक मॉडल नंबर चेक करना पड़ेगा। एक एक मॉडल नंबर चेक करने के बाद एक एक आपको ऐड करना पड़ेगा, ओके। तो आपको एक एक ना ऐड करना पड़े, उसके लिए ही यहाँ पे एक्सेसिबल डिवाइस का ऑप्शन दिया जाता है। अनस्पेसिफाइड सिलेक्शन करके और उसके बाद हम डिटेक्ट करेंगे। जब डिटेक्ट करेंगे तो ये थोड़ा देर लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने का मतलब ये है कि ये डिटेक्ट कर रहा है कि हमारे सिस्टम से कौन सा PLC कनेक्टेड है, ओके। तो इसको डिटेक्ट होने देते हैं। तो अभी पहले ये डिटेक्ट होकर के एक ब्लैंक PLC लेकर के आएगा, ओके। अब इस ब्लैंक PLC में दो ऑप्शन होता है, एक होता है हार्डवेयर कैटलॉग, मतलब यहाँ पे सारा हार्डवेयर दिया हुआ है, आप उसका यूज करके PLC बना दो। नहीं तो यहाँ पे एक डिटेक्ट का ऑप्शन होता है, इस पर आप क्लिक कर दो, और क्लिक करने के बाद में आप यहाँ से जो है अपना ड्राइवर सिलेक्ट कर लो कि किस केबल के साथ में कनेक्ट किए हो। यहाँ से आप स्टार्ट सर्च पे क्लिक करो, और स्टार्ट सर्च पे क्लिक करने के बाद आप डिटेक्ट पे क्लिक कर लो। अब आपको डायरेक्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ करना ही नहीं है, ये ऑटोमेटिक आपके पास फील्ड में जो PLC लगा होगा वो क्या करेगा, डिटेक्ट करके ले आएगा। ठीक है, तो यहाँ से डिटेक्ट करने के बाद में कनेक्ट आया था, मैंने कनेक्ट कर दिया, अब ये ऑटोमेटिक डिटेक्टिंग करेगा, ओके। तो इसको ऑटोमेटिक डिटेक्ट करने देते हैं। कभी कभी ये 30 सेकंड 1 मिनट तक टाइम ले लेता है डिटेक्ट करने में। जितना आपके PLC में मॉड्यूल लेगा उसी हिसाब से थोड़ा सा टाइम लेता है। जैसे ज़्यादा मॉड्यूल कनेक्टेड है, डिटेक्ट करने में आपका 1-2 मिनट ले लेगा।
अब देखो ये हमारे पीएलसी को डिटेक्ट करके लाया, जो हमारे पास हार्डवेयर में पीएलसी लगा हुआ है। जब भी पीएलसी डिटेक्ट होता है तो ऐसा कुछ ऑप्शन देता है कि आपका जो पीएलसी है उसमें कोई पासवर्ड प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो हम नहीं करना चाहते हैं। यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ से मतलब आपको एचएमआई के साथ जब कम्युनिकेशन करना होता है इसको हटाना पड़ता है। नेक्स्ट करेंगे। यहाँ से अगर आपको एक्सेस कंट्रोल डिसेबल कर देना है तो फिर आपका कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा, तो अभी हम इनेबल करके रखते हैं। नेक्स्ट करेंगे, इसको भी नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ से हमको एक्सेस करना है पीएलसी को चलाने के लिए, तो जब हम इसको एक्सेस देते हैं तो हमको यहाँ पे एक पीएलसी का अपना खुद का यूजर होता है जो सिलेक्ट करना पड़ता है। तो इसमें जा करके ये एनोमस जो एक यूजर होता है इसको सिलेक्ट करना है। ओके, फिर यहाँ से नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ से फिनिश कर देंगे। तो आप देखेंगे इस पीएलसी में एक मॉड्यूल हमारे पीएलसी में लगा हुआ है। यहाँ बीच में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक मॉड्यूल लगा हुआ है। इसने क्या किया, ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके और यहाँ पे भी एक मॉड्यूल लगा दिया बीच में। ओके, जो हमारे पास पीएलसी था उस पीएलसी को भी इसने डिटेक्ट करके यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब आपको करना क्या है, मान लीजिए इस पीएलसी में जो भी प्रोग्राम है उसका बैकअप लेना है, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, मेन ब्लॉक खोलना पड़ेगा। और मेन ब्लॉक ओपन करने के बाद में आपको इसके अंदर सीमेंस के अंदर जब भी बैकअप लेना होगा तो सबसे पहले पीएलसी के साथ ऑनलाइन कनेक्ट होना पड़ेगा। पीएलसी के साथ ऑनलाइन कनेक्ट होने के लिए आप क्या करेंगे, गो ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। जब गो ऑनलाइन पे आप क्लिक करेंगे तो पीएलसी के साथ में आप कनेक्ट हो जाएंगे। ओके, और उसके बाद में अभी देखो ये कनेक्टिविटी की कोशिश कर रहा है। जब ये कनेक्ट हो जाएगा, आपका यहाँ पे कनेक्ट हो गया ना, अब आप गो ऑनलाइन पे क्लिक कर दीजिए। किस पे, गो ऑनलाइन पे आप क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ से हम गो ऑनलाइन पे जब क्लिक करेंगे तो पीएलसी के साथ में हम क्या हो जाएंगे, ऑनलाइन कनेक्ट हो जाएंगे। ऑनलाइन कनेक्ट होने से ये फायदा होता है ना, मैं पीएलसी के हर इनपुट और आउटपुट की स्टेटस देख सकता हूँ, पीएलसी में क्या चल रहा है मैं प्रोग्राम को अपलोड करके भी देख सकता हूँ। तो यहाँ से मैं जो है ऑनलाइन कनेक्ट हो गया। अब ऑनलाइन कनेक्ट होने के बाद में यहाँ पे आप देखोगे तो डाउनलोड टू डिवाइस, अपलोड टू डिवाइस। अब मैं अपलोड पे क्लिक करता हूँ। ओके, अपलोड से क्या होगा कि आपका इस पीएलसी के अंदर जो भी प्रोग्राम होगा इसके अंदर, ओके, वो सारा प्रोग्राम आपके टीआईए पोर्टल में आ जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, अपलोड फ्रॉम डिवाइस पे क्लिक करेंगे। ओके, जब हम अपलोड फ्रॉम डिवाइस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देख लीजिए। ओके, तो ये आपका अपलोडिंग का कोशिश करता है। तो यहाँ से मैं अपलोड फ्रॉम डिवाइस पे क्लिक किया हूँ। ठीक है, अपलोड होने देते हैं इसको। ओके, तो अभी अपलोडिंग में टाइम ले रहा है, लोड हो रहा है थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ से आपका पीएलसी दिखा रहा है और जो प्रोग्राम है वो आपका अपलोड हो रहा है। ओके, अच्छा, जब मैंने अभी अपलोड किया तो आप देखेंगे प्रोग्राम इसके अंदर जो बना हुआ है पूरा आपको दिख रहा है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर टैग नहीं आया है। जब आपका टैग कभी अगर नहीं आता है तो जब भी आप अपलोड करिए ना, आप एक न्यू ब्लॉक में अपलोड कर लीजिए। जैसे आपका मेन ब्लॉक है, ऐसे आपका एक न्यू ब्लॉक का ऑप्शन भी होता है। तो यहाँ से ओवरराइट में जाएंगे, इंसर्ट विथ ये डिफरेंट नेम, और यहाँ से अपलोड फ्रॉम डिवाइस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ से अपलोड फ्रॉम डिवाइस पे हम क्लिक कर देंगे तो आपको टैग भी जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने अपलोड पे क्लिक कर दिया है और अपलोड पे क्लिक करने के बाद में एक आपका यहाँ पे मेन OB1 है। ओके, और एक आपका मेन OB है। आपको यहाँ पे दो अलग अलग ब्लॉक दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से अभी मैं ना जो मेन OB है ना इसको डिलीट करूँगा। तो यहाँ से राइट क्लिक करके इसको आपको क्या करना है, डिलीट करना है मेन OB को। तो इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। ओके, अब जो अपना डिफरेंट नेम वाला OB है, ओके, यहाँ से मैंने मेन OB को डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे जो अपना एक OB है इस पर क्लिक करेंगे हम, जो नीचे यहाँ पे आया है। तो इसमें आप देखोगे आपका जो प्रोग्राम है ना विथ एड्रेस आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, मतलब क्या क्या एड्रेसिंग किया गया था, जो पीएलसी के अंदर प्रोग्राम था वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ से हम क्या करेंगे, जो अपना बिना टैग वाला है उसको अभी हम डिलीट कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से आप प्रोग्राम की अपलोडिंग भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई प्रोग्राम डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोडिंग भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। जो भी आप चेंजेस करके या कुछ भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ना, मैं ये तो अपलोड का बात बताया, मैंने एक प्रोग्राम डाउनलोड करके बताता हूँ कैसे न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ से मैं अपना न्यू ब्लॉक ऐड कर लेता हूँ और एक मान लीजिए मैं खुद का प्रोग्राम बना रहा हूँ जो है वो तो ठीक है। यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक में जाते हैं और यहाँ से हम एक खुद का प्रोग्राम बना रहे हैं। ओके, मान लीजिए मैं अपने सिस्टम से ही बैठे बैठे इधर पीएलसी में किसी आउटपुट को ऑन करना चाहता हूँ। तो जब हमको सिस्टम से ही ऑन करना होता है तो हम लोग मेमोरी यूज करते हैं। यहाँ से मेमोरी ले लिया, एक आउटपुट ले लिया, और यहाँ से मैं इनपुट भी ले लेता हूँ ताकि आपको इनपुट से भी ऑन करके दिखा दूंगा। ओके, और प्लस में आउटपुट से भी ऑन करके दिखा दूँ, मेमोरी से भी ऑन करके दिखा दूंगा। तो यहाँ से हमने M0.0 लिया। मेमोरी लेने से ये फ़ायदा है, मैं अपने यहीं से बैठे बैठे
सिस्टम से ही आउटपुट को ऑन कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैंने लिया i0.0। ओके, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इनपुट के थ्रू ऑन कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैंने लिया Q0.0। ओके, तो ये हो गया आपका Q0.0। इसको मैं डाउनलोड करता हूँ। ओके, डाउनलोड करने के लिए आपको क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है। इधर आपने केबल कनेक्ट कर दिया, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जो है आपका सारा कुछ दिख रहा है। ओके, यहाँ पे आपको जो कुछ करना है सॉफ्टवेयर से ही करना है। तो यहाँ पे जो है हम डाउनलोडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ से पहले आपका कंपाइल होके चेक होता है। ये जो नो एक्शंस होता है इसको स्टॉप ऑल करना होता है। और यहाँ से सबको ओवर राइट करना होता है और लोड कर देना होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने लोड पे क्लिक कर दिया अभी। अब जब हम लोड पे क्लिक करेंगे, ओके, तो यहाँ से लोड पे जैसे हमने क्लिक कर दिया और यहाँ से हम क्या करेंगे, फिनिश कर देंगे। ठीक है, अब फिनिश हमने कर दिया। हम यहाँ से मॉनिटरिंग मोड भी ऑन कर सकते हैं। ठीक है, द फॉलोइंग एडिटर विल बी क्लोज बिकॉज द ब्लॉक मेन ओबी इन द सीपीयू। ओके, इसको आपको ओके करना है। और यहाँ से आपको क्या करना है, ऑनलाइन मोड में जाना है इस पे। ओके, तो यहाँ पे ऑनलाइन मोड में जाएंगे, मॉनिटरिंग मोड होता है। अब देखो, यहाँ से मैं प्रोग्राम को थोड़ा सा छोटा इसमें ओपन करता हूँ और पीछे जो है कैमरा भी ऑन करता हूँ, जिससे कि आप पैनल भी देख पाए। ओके, तो आप पैनल देख रहे होंगे। इधर जो है मैं प्रोग्राम को करता हूँ। ठीक है, या प्रोग्राम को इधर ही मैं रख देता हूँ, मैं नहीं दिखूंगा, कोई इशू नहीं। अब आप देखिए, यहाँ से M0.0 है, इसको मैं ऑन करता हूँ। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, मॉडिफाई 1 करेंगे। तो जब मैंने 1 किया तो आप देखेंगे आउटपुट 1 ऑन हो गया। अच्छा, जब इधर आउटपुट ऑन हुआ तो आप एक चीज़ ये देख रहे होंगे कि HMI में भी आपको कुछ ऑन होते हुए दिख रहा है। यहाँ से देखो, मैं ऑफ करूँगा इसको। जब मैंने ऑफ किया, ठीक है, मॉडिफाई 0 करेंगे, यहाँ से मैं मॉडिफाई 0 करता हूँ। ओके, इधर राइट क्लिक करेंगे और मॉडिफाई में जाके 0 करेंगे। जब मैंने मॉडिफाई 0 किया तो आप HMI में देखिए, जो आपको रेड वाला सर्किल दिख रहा है जब ऑफ होता है तो रेड हो जाता है, लेकिन जब आपका ऑन होता है, यहाँ से अगर मैं ऑन कर रहा हूँ तो आप देखेंगे इंडिकेटर भी ऑन हुआ, प्लस में जो सर्किल है आपका वो भी ग्रीन हो गया। ओके, अच्छा, अगर इसी चीज़ को मैं यहाँ चाहूँ तो पुश बटन से भी ऑन ऑफ कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने i0.0 लिया है, तो ये पहला पुश बटन है। अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे आउटपुट ऑन हो रहा है, प्रेस करता हूँ तो ऑन हो रहा है, रिलीज करता हूँ तो ऑफ हो रहा है ना। तो मतलब पुश बटन के थ्रू भी हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि चलो एक पुश बटन से हम ऑन करें, दूसरे से ऑफ करें, या मान लीजिए मैं HMI से ऑन ऑफ करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा। तो सबसे पहले आपको होल्डिंग का लॉजिक बनाना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ से ऑन ऑफ का लॉजिक बना लेता हूँ। ओके, मान लीजिए मेरे पास एक स्टार्ट पुश बटन है और एक स्टॉप पुश बटन है। तो यहाँ से M0.0 से स्टार्ट होगा। दूसरा मेमोरी मैंने ले लिया स्टॉप करने के लिए। अच्छा, होल्डिंग करने के लिए RLC में YNO का यूज करते हैं, वैसे PLC में भी हम लोग आउटपुट के YNO का यूज करते हैं। ओके, ये हो गया आपका किससे, मेमोरी से। लेकिन इसी चीज को मैं पुश बटन से भी करना चाहता हूँ और HMI से भी करना चाहता हूँ। तो यहाँ से जो मैं पुश बटन स्टार्ट करने के लिए और स्टॉप करने के लिए लगाऊंगा, उसको भी मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। ओके, उसके बाद में यहाँ से भी मैं क्या करूँगा, होल्डिंग कर दूंगा। चाहे मैं HMI से ऑन करूँ और चाहे मैं आपका पुश बटन से ऑन करूँ, दोनों कंडीशंस में ये कनेक्टेड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक i0.0 ले लेता हूँ और एक दूसरा इनपुट ले लेता हूँ i0.1 स्टॉप करने के लिए यहाँ पे। ओके, ये i0.1 स्टॉप करने के लिए हमने ले लिया। और यहाँ से जो हम होल्डिंग करेंगे वो Q0.0 से। अब आपके पास यहाँ दो ऑप्शन है, आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, और नहीं तो आपके पास अगर डायरेक्टली नहीं कनेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ से आप एक आउटपुट में मेमोरी ऑन कर सकते हो। मेमोरी ना PLC में बहुत सारा होता है, मतलब आप जितना यूज कर लो उतना कम। यहाँ पे मेमोरी को हम होल्ड कर देंगे। ओके, और उसके बाद में इसी मेमोरी को यहाँ पे हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, ताकि इस मेमोरी के थ्रू हमारा सप्लाई जाता रहे। ओके, तो ये हो गया आपका M0.3 जो ऑन हुआ है, इसी के थ्रू हम यहाँ पे लॉजिक लिख देंगे। और जब स्टॉप बटन दबाएंगे तो अगर इधर भी होल्डिंग रहे तो यहाँ भी हमारा होल्डिंग टूट जाना चाहिए। तो इसीलिए हम यहाँ पे भी i0.1 का NC डालेंगे। और अगर HMI से मैं चला रहा हूँ और अगर ये भी होल्डिंग है तो इधर भी आपका इंटरलॉकिंग मतलब कर दिया कि चाहे मैं वहाँ से ऑन करूँ ऑफ करूँ, तो हमारा एक कंडीशन में एक ही चलना चाहिए। अभी मैंने सिर्फ एक ही आउटपुट Q0.0 के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हम डाउनलोड कर देते हैं। ओके, जब भी कुछ भी आप चेंजेस करोगे तो आपको प्रोग्राम डाउनलोड करना पड़ेगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहाँ से हमने इसको डाउनलोड कर दिया। ओके, ये डाउनलोड हो गया। अब आप यहाँ पे देखेंगे, इधर मैं स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ। देखिए, अगर मैं यहाँ से ऑन ऑफ करूँगा तो भी होगा। जैसे मैं यहाँ से आपका ऑन करता हूँ, ओके, तो आप देखेंगे इंडिकेटर ऑन हो गया। अब इसको मैंने यहाँ पे रिलीज कर दिया, ये हमेशा ऑन रहेगा। जब कभी दूसरा बटन दबा करके यहाँ से सिस्टम से ही मैं इसको ऑफ करूँगा तब ऑफ होगा। अगर यही चीज़ मैं यहाँ पे पुश बटन से चाहता हूँ, जैसे मैंने इसको प्रेस किया तो ऑन हो गया और दूसरे वाले को मैंने प्रेस किया तो ऑफ हो गया। तो कहने का मतलब ये मैं यहाँ से कर पा रहा हूँ।
अगर इसी चीज़ को हमको HMI से करना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, HMI डिजाइन करके HMI का प्रोग्राम करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको HMI अपने सिस्टम में ऐड करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ से हम ऐड न्यू डिवाइस में जाएंगे और जो भी आपको चाहिए, HMI चाहिए, स्काडा चाहिए, ठीक है, चलो स्काडा बना देता हूँ। HMI तो आप सामने देख ही लिए कैसे काम कर रहा है। अभी जब मैं यहाँ पे ऑन ऑफ कर रहा हूँ ना, जैसे मैंने इसको ऑन किया तो आप देखेंगे HMI पे स्टेटस दिखा रहा है, स्टॉप किया तो बंद हो गया। तो HMI का तो आप देख ही लिए, स्काडा से मान लीजिए ऑन ऑफ करना है। जैसे मान लीजिए ये प्रोग्राम बना हुआ था, अब यहाँ पे हमको पुश बटन से भी चलाना है, प्लस में स्काडा से भी चलाना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, स्काडा ऐड करेंगे। इसी के अंदर स्काडा भी होता है, इसी के अंदर आप देखेंगे तो ड्राइव भी होता है, इसी के अंदर कंट्रोल डिवाइस भी होता है। पीसी सिस्टम जो है ये स्काडा में आता है। तो यहाँ से मैं आपका जा करके और बिन सीसी आरटी एडवांस स्काडा ऐड कर लेता हूँ। जो स्काडा है बिन सीसी अनफाइंड पीसी, और यहाँ पे बिन सीसी आरटी एडवांस, तो मैं सीमेंस का बिन सीसी आरटी एडवांस स्काडा को ऐड कर लेता हूँ। अब इस स्काडा को मैंने ऐड कर लिया। जो हमारा स्टार्ट बटन और स्टॉप बटन है ना, इसको हम स्काडा में डिजाइन कर लेंगे। स्टार्ट के लिए मैंने M0.0 लिया है, स्टॉप के लिए मैंने M0.1 लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने अभी स्काडा को ऐड किया है। ये लोडिंग हो रहा है क्योंकि ऐड होने में थोड़ा सा 30 सेकेंड या 1 मिनट का टाइम लेता है। ओके, तो स्काडा को ऐड होने देते हैं। अच्छा, स्काडा ना एक सॉफ्टवेयर है, ये कोई हार्डवेयर वगैरह नहीं है। स्काडा सॉफ्टवेयर है, हमारे सिस्टम में ही रहेगा और यहीं से चलेगा। ओके, मतलब ये मत सोचिएगा कि स्काडा कोई हार्डवेयर है। ये हमारा सिस्टम है। आप कोई पीसी लगाना चाहते हैं, आप अपने लैपटॉप में स्काडा डालना चाहते हैं, लैपटॉप में डाल दीजिए, प्लांट में लगा दीजिए, आपके लैपटॉप से ही पूरा प्लांट कंट्रोलिंग होगा। तो स्काडा जो है आपका हार्डवेयर नहीं है, स्काडा सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ से स्काडा को हमने ऐड कर लिया। देखो, जब स्काडा को हम ऐड करते हैं तो कुछ इस तरीके से उसका यहाँ पे एनिमेशन ऐड हो जाता है। ओके, इसमें जैसे मैं ईथरनेट से कम्युनिकेशन किया हूँ अपने सिस्टम में, स्काडा से मैंने क्या किया है, ईथरनेट लगाया है। हेलो। तो यहाँ से हमको क्या करना पड़ता है, इसमें ईथरनेट की कनेक्टिविटी बनानी पड़ती है। तो यहाँ से ईथरनेट का मॉड्यूल ऐड हेलो कर देंगे। सर, ओके, आवाज आ रही है? जी जी बोलिए। एक मिनट। ये सर, ये स्काडा आपने अभी कनेक्ट किया है, कहाँ से किया है, कौन सी जगह से? TIA पोर्टल के अंदर ही एक कनेक्ट बार किया हूँ। दोबारा से। TIA पोर्टल है API आपके पास? वो कर्सर, नहीं ये नहीं, सॉफ्टवेयर में कर्सर रख के बता दो सर। TIA पोर्टल में आप जाओगे ये, ऐड न्यू डिवाइस में, ठीक है, इधर देखो। हाँ फिर आप जाओगे पीसी सिस्टम में। ओके, उसके बाद में हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे सिमेटिक HMI एप्लीकेशन है। ओके, फिर यहाँ पे बिनसीसी आरटी एडवांस है। ओके, फिर यहाँ से ओके पे जब ओके। हम क्लिक करेंगे तो स्काडा ऐड हो जाएगा। ओके, अब स्काडा को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे अभी हमें स्काडा स्क्रीन वगैरह नहीं दिखाई दे रहा है, बस इसका एक डिवाइस दिखाई दे रहा है। यहाँ से हमने क्या किया, एक ईथरनेट मॉड्यूल इस डिवाइस में लगा दिया। ये डिवाइस हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर ही रहेगा, ये कोई एक्सटर्नली डिवाइस नहीं है। उसके बाद में हमको यहाँ से डिवाइस एंड नेटवर्क में जाना पड़ता है, और यहाँ से हमको क्या करना पड़ता है, पीएलसी और स्काडा के बीच में कनेक्टिविटी बनाना पड़ता है। आप देखोगे यहाँ पे पीएलसी अलग है, स्काडा अलग है। तो ये कनेक्टिविटी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम नीचे आएंगे। जब स्काडा हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे नीचे पीसी सिस्टम दिख जाता है। ओके, यहाँ से अभी हमारा HMI दिख रहा है। इस HMI स्काडा जो है एक HMI है सीमेंस में। यहाँ से आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, तो अभी कोई स्क्रीन नहीं है, मतलब कुछ भी डिजाइन करने के लिए मेरे पास स्क्रीन नहीं है। तो यहाँ से मैं ऐड न्यू स्क्रीन पे क्लिक करूँगा। तो जब ऐड न्यू स्क्रीन पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास एक स्काडा की स्क्रीन ऐड हो जाएगी। ओके, तो यहाँ से स्काडा का स्क्रीन पहले ऐड हो जाने देते हैं, क्योंकि कुछ भी डिजाइन करेंगे तो हम स्क्रीने पे डिजाइन करेंगे। तो यहाँ से ऐड न्यू स्क्रीन पे मैं जाता हूँ और स्काडा का स्क्रीन डिजाइन कर देता हूँ। ओके, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन डिजाइन कर देंगे। उसके जस्ट नीचे आप देखोगे स्क्रीन मैनेजमेंट HMI टैग, और यहाँ नीचे कनेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको स्क्रीन दिख रहा है। स्क्रीन का जो भी आपको कलर रखना है उस कलर पे आप स्काडा को रख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे इस कलर में कर दिया, ये भी नहीं अच्छा लगा, थोड़ा हल्का इस कलर में कर देते हैं। ओके, अच्छा, यहाँ पे आप कनेक्शंस में जब आओगे तो आपको कनेक्शंस बनाना पड़ेगा पीएलसी के बीच में और स्काडा के बीच में। तो यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, तो मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में आप देखोगे कनेक्शन 1 के नाम से बन गया। और अपने पास जो पीएलसी है वो कैसी पीएलसी है, तो अपने पास जो पीएलसी है ये है अपना S7 1200 पीएलसी। कैसा पीएलसी है? S7 1200 पीएलसी है। अब ये जो S7 1200 पीएलसी है, तो अब आपके पीएलसी का आईपी एड्रेस क्या है? तो जब यहाँ से आपने एसेसिबल डिवाइस में डिटेक्ट किया था, ठीक है, इसमें जा करके जब इसमें आपने डिटेक्ट किया था तो आपको पीएलसी का एक आईपी एड्रेस मिला था। ओके, तो आपको यहाँ पे अपने पीएलसी का आईपी एड्रेस वही डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब स्टार्ट सर्च किए तो 1200 पीएलसी का क्या है, 192.168.1.253।
तो 192.168.1.253 ये आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। इसी के सीक्वेंस में आपको अपने स्काडा का भी आईपी एड्रेस रखना पड़ेगा। तो इसका मैंने 1.251 रख देता हूँ, ओके, क्योंकि 252 हमारे एचएमआई का है। क्योंकि जब हम यहाँ पे एक्सेस किए हैं तो आप देखेंगे एचएमआई का 252 दिखा रहा है, ठीक है। तो जब एचएमआई का 252 है, इसका 253 है पीएलसी का, तो अपने स्काडा का मैं 251 रख देता हूँ। 254 भी रख सकते हो, ऐसा बात नहीं है, मतलब यहाँ पे आपका उसी सीक्वेंस में रहना चाहिए। तो मैंने 251 अभी स्काडा का रख दिया, ओके। अब उसके बाद क्या करना है आपको, इस स्क्रीन में जो कुछ भी आपको डिजाइन करना है वो डिजाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ना एक स्टार्ट बटन डिजाइन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने ले लिया एक स्टार्ट बटन मोटर को स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ से मैं इधर नाम दे देता हूँ, स्टार्ट बटन हो गया ये आपका, ओके। और एक दूसरा पुश बटन लूँगा स्टार्ट बटन, लेकिन थोड़ा सा इसका कलर वगैरह भी चेंज करना चाहते हैं तो कर देंगे। तो यहाँ से प्रॉपर्टी में जाओगे आप कलर चेंज करने के लिए, और प्रॉपर्टी में जाने के बाद में यहाँ से फिर आपको जाना पड़ता है प्रॉपर्टीज में। ये बैकग्राउंड कलर जो है वर्टिकल ग्रेडियंट में सॉलिड करना पड़ता है। और अगर आपको इसको ग्रीन कलर चाहिए तो ग्रीन में फिल कर सकते हो। तो यहाँ से स्टार्ट को मैंने ग्रीन कलर कर दिया, लेकिन टेक्स्ट का कलर जो है मैं ब्लैक कलर कर देता हूँ ताकि बेटर दिखे, ओके। ये हो गया। कॉर्नर का रेडियस थोड़ा सा मिला देता हूँ कि थोड़ा सा बटन और अच्छा दिखे, ओके। तो ये हो गया आपका स्टार्ट पुश बटन। ऐसे ही मान लीजिए हमें स्टॉप पुश बटन चाहिए, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसी पुश बटन को कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो ये दूसरा जो पुश बटन है ये अपना स्टॉप पुश बटन हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से ये आ जाएगा स्टॉप पुश बटन। इसका कलर जो है हम रेड कलर में कर देते हैं, तो यहीं से कलर चेंज हो जाएगा, ओके। ये हो जाएगा आपका स्टॉप पुश बटन, और इसमें जाएंगे हम स्टॉप पुश बटन पे क्रिएट कर देंगे, ओके। अब मान लीजिए कि हमको ऑन हुआ तो मोटर दिखना चाहिए चलते हुए, और ऑफ हुआ तो दिखना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जा करके हमारे पास एक ऑप्शन होता है टेक्स्ट एंड ग्राफिक लिस्ट का, हम ग्राफिक्स बना सकते हैं, ठीक है। जो भी हमको चलाना है, जैसे मान लीजिए मोटर को ही हमको दिखाना है, तो यहाँ से मैंने मोटर के नाम से एक ग्राफिक लिस्ट बना लिया। अगर मेरा मोटर ऑन है तो यहाँ से मान लीजिए कि ग्रीन दिखना चाहिए, ठीक है, और ऑफ है अगर तो यहाँ पे रेड दिखना चाहिए। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि इस पर क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद में यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके बेसिस पे हमको नीचे टैग बनाना होता है ग्राफिक लिस्ट का, ओके। तो इसमें आप जाएंगे ग्राफिक लिस्ट में, तो इसमें आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप बिट पे लेना चाहते हैं या वैल्यू पे रखना चाहते हैं। मतलब अगर आपको दो ही कंडीशन दिखाना है, 0 1, तो आप यहाँ पे बिट पे ले सकते हैं। और अगर आपको और भी कंडीशन दिखाना है तो आप यहाँ पे अलग अलग कंडीशंस पे भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे मोटर लेकर के आता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे एक रखने का ऑप्शन आएगा, ओके। तो इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे वैल्यू पे क्लिक कर लेना है डिफ़ॉल्ट में। इसको थोड़ा सा लेंथ को बड़ा कर लेंगे, ओके। तो यहाँ पे मोटर में आएंगे आप, तो यहाँ पे अब ऐड न्यू का ऑप्शन आ गया, ठीक है। इधर दूसरे वाले को हटा देते हैं, कभी कभी नहीं आता है, थोड़ा सा स्काडा कभी कभी स्लो चलता है। तो यहाँ पे जो ऐड न्यू का ऑप्शन आया है, तो इसमें 0 हो गया, इसमें 1। 0 पे किस कलर में दिखेगा, तो 0 पे हमारा मोटर जो भी है वो रेड कलर में दिखेगा। तो इसको ला करके यहाँ पे ड्रैग करना है आपको, 0 में आपका रेड कलर पे दिखेगा, और 1 में आपका ग्रीन कलर में दिखेगा, ओके। इस मोटर का इमेज ले लेंगे, और इसी के हम क्या करेंगे, स्क्रीन पे रख देंगे। जो भी एनिमेशन बनाना हो, अभी मैंने मोटर ले लिया है एक एग्जाम्पल बस, ठीक है। बाकी आपको जो भी एनिमेशन बनाना हो उस हिसाब से आप बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे क्लिक करना है, इसका भी थोड़ा सा जो बैकग्राउंड वगैरह है इसको रिमूव करना पड़ता है। तो यहाँ से हम जाएंगे बैकग्राउंड को क्या करेंगे, इधर बैकग्राउंड कलर जो दिख रहा है इसको आपको जाके ट्रांसपेरेंट कर देना है, ठीक है। सॉलिड में जा करके आपको यहाँ पे ट्रांसपेरेंट करना होता है। जब ट्रांसपेरेंट करेंगे तो ये नहीं दिखाएगा, जो बॉर्डर आपको 3D स्टाइल में होता है इसको सॉलिड करना पड़ता है। मतलब ये सब प्रॉपर्टीज जब मैं करवाता हूँ तो डिटेल में आपको हर एक प्रॉपर्टीज का सारा कुछ जो है डेली का डेली अपडेट रहता है। उस हिसाब से आपको धीरे धीरे करके, ये तो अभी मैं बता दिया, एक दिन में सारी प्रॉपर्टी नहीं सिखाते हैं, थोड़ा करके सिखाते हैं जिससे कि सारी चीज़ें कवर होती हैं। अब आपको इसमें सब में प्रॉपर्टी डालना है। तो जैसे स्टार्ट बटन के लिए आपने जो वहाँ पे उस बटन लिया था M0.0 लिया था, तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, टैग डालना पड़ेगा। जैसे स्टार्ट बटन को हम प्रेस करें तो ऑन होना चाहिए, तो यहाँ पे इवेंट में जा करके हमको टैग डालना होता है कि जब हम प्रेस करें तो हमारा सेट होना चाहिए। एक सेट बिट का ऑप्शन आता है, तो जो अपने मेमोरी लिया, जैसे M0.0 आपने स्टार्ट करने के लिए लिया था ना, तो जब M0.0 ऑन होगा, सेट होगा, तब हमारा काम होना चाहिए। तो यहाँ से हम जाएंगे और अपना PLC टैग में जाएंगे, क्योंकि PLC में हमने टैग बनाया था। तो यहाँ से हमने ले लिया M0.0, ओके। तो M0.0 जब आप बटन प्रेस करोगे तब सेट हो जाएगा, लेकिन उस मेमोरी को आपको मोमेंट्री पुश बटन के जैसे बनाना है। तो जब बटन रिलीज करो तो वो आपका रीसेट भी होना चाहिए। तो यहाँ से आपका रीसेट बिट हो जाएगा, ओके। ये रीसेट बिट हो गया, और यहाँ से फिर से वही आपका टैग 1 आ जाएगा, ओके। सेम वही चीज़ इसमें स्टॉप में जाएंगे,
तो स्टॉप के लिए हमने क्या लिया था, M0.1 लिया था। तो प्रेस में जाके यहाँ से आपका ये सेट बिट हो जाएगा। ओके, और सेट बिट में आपका यहाँ से हो जाएगा नेक्स्ट वाला जो M0.1 हमने लिया था। ओके, तो यहाँ से M0.1 हो जाएगा, और इसमें भी जा करके आपको रीसेट बिट लेना है रिलीज में। ठीक है, तो यहाँ रिलीज में जाके आपको रीसेट बिट लेना है, तो ये हो जाएगा आपका M0.1 दूसरा टैग। ओके, अब इस पुश बटन को Q0.0 जब ऑन होता है तब मोटर हमारा ऑन होता है, तो यहाँ से इसमें एनिमेशन लगाया जाता है। तो टैग कनेक्शंस में जाएंगे, प्रोसेस वैल्यू में जाएंगे, ओके करेंगे, और जो अपना मोटर Q0.0 है, ओके, मतलब Q0.0 से ही हमारा मोटर ऑन होता है, तो इसमें जो है हम Q0.0 का टैग लगाएंगे। ओके, एक्चुअल में जब हम रियल लाइफ में करते हैं तो यहाँ पे फीडबैक सिस्टम से जो है हम मोटर को दिखाते हैं, क्योंकि Q0.0 से दिखाएंगे तो हो सकता है मोटर हमारा प्रोग्राम में तो चल जाए लेकिन फील्ड में ना चले। तो जब हम एक्चुअल में करते हैं तो फील्ड का स्टेटस दिखाते हैं, मतलब हर चीज़ फील्ड के अकॉर्डिंग दिखाते हैं। ओके, तो यहाँ पे मान लीजिए ये इतना मैंने बना के रेडी कर दिया। एक बार यहाँ पे कनेक्शंस भी हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कनेक्शंस में आप देखोगे। ओके, तो यहाँ पे आप दो कनेक्शन इसलिए बना क्योंकि जब भी हम हमारे पास पीएलसी और स्काडा दोनों एक ही टीआईए पोर्टल के अंदर होता है ना, अगर हम खुद से कनेक्शन बनाएंगे तो बाद में वो कनेक्शन हट के खुद से एक कनेक्शन बनाएगा। तो जो कनेक्शन पहले था उसको मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पे हमारा जो आईपी एड्रेस ये नया वाला है, ओके, इसके आईपी एड्रेस को हम चेंज करेंगे। तो यहाँ से पीएलसी में जो है आपका आईपी एड्रेस 0.253 दिखा रहा है, और यहाँ पे इसमें 0.251 दिखा रहा है, मतलब 0.1 दिखा रहा है। इसके आईपी एड्रेस को चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन में जाना पड़ेगा। मतलब जो आपने स्काडा लिया ना, इसके डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, यहाँ पे ईथरनेट पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद में इधर आएंगे, तो इधर आपको क्या करना पड़ेगा, एक आईपी एड्रेस डालना पड़ेगा। तो इसमें आपको जा करके 0.1 जो है, तो यहाँ पे 1.251 डाल देंगे स्काडा का। ओके, ये आईपी एड्रेस यहाँ पे डाल दिया। तो अब आप यहाँ पे जा करके देखेंगे कनेक्शंस में, तो कनेक्शंस में यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस जो दिखेगा। ओके, इधर थोड़ा सा इसको हम नीचे स्क्रॉल करते हैं प्रॉपर्टीज में, तो अभी थोड़ा देर में ये अपडेट लेगा। ओके, इधर भी देख लेते हैं एक बार यहाँ पे कनेक्शंस बना कि नहीं बना। तो इसमें आकर के आपको क्या करना है, डिवाइस एंड नेटवर्क में जाना है, और ये भी आपस में कनेक्टिविटी होना चाहिए। तो इधर का कनेक्टिविटी हो गया, पीएलसी पे क्लिक करेंगे, पीएलसी का आईपी एड्रेस 253 था, तो ये 253 होना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे इस पे ईथरनेट पे, और प्रॉपर्टीज में जाओगे। ओके, प्रॉपर्टीज में यहाँ पे जब ईथरनेट पे आप क्लिक करोगे तो इसका आईपी एड्रेस आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ से इस पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद में इसका आईपी एड्रेस अभी 0.253 डाला हुआ है ना, इसका 1.253 रहेगा। ओके, और उसके बाद में यहाँ से हम डिवाइस एंड नेटवर्क में जाएंगे, और स्काडा का देख लेते हैं। तो स्काडा का अपना रहेगा 251, तो इस पर डिवाइस एंड नेटवर्क में आपको जाना है। ओके, और इधर स्काडा वाले पे आपको क्लिक करना है, और स्काडा पे क्लिक करने के बाद ये हो जाएगा आपका प्रॉपर्टीज़ में जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में क्लिक करना है, और ये हो जाएगा आपका, इधर जाओगे, आपका कहाँ गया, इथरनेट पे क्लिक करना है। इस पे आप क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद यहाँ से आपका जो आईपी एड्रेस है 1.251 हो गया। ओके, अब देखो पीएलसी का प्रोग्राम आप पीएलसी में डाउनलोड कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ से चलो हम पीएलसी का प्रोग्राम दोबारा से पीएलसी में डाउनलोड कर देते हैं, और फिर जो है हम स्काडा को भी कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने पीएलसी, देखो जब तक आईपी एड्रेस मैच नहीं करेगा तब तक स्काडा और पीएलसी आपस में कनेक्ट नहीं होंगे, आप कितना भी बेहतरीन तरीके से बना लीजिए। ठीक है, अगर अभी मान लीजिए आईपी एड्रेस नहीं मैच करवाऊंगा, अभी आप देखिएगा वो प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होंगे, तो वहाँ से आपको बात समझ में आएगी कि किस तरीके से मैच करवाना है। ठीक है, तो अभी मैं ऐसे ही डाउनलोड कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये आपका 1.253 दिखा रहा है, यहाँ से मैंने इसको लोड कर दिया, और यहाँ से मैं अपने स्काडा को भी कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, पहले मैं प्रोग्राम को लोड कर देता हूँ, और फिर स्काडा को ऑन करता हूँ। ओके, तो ये प्रोग्राम लोड हो गया, डन हो गया। यहाँ से आप चाहो तो इसको मॉनिटरिंग मोड में कर सको। मॉनिटरिंग मोड में करने से क्या होता है कि आपको यहाँ पे स्टेटस दिखेगा, जो भी आपका चलेगा, मान लीजिए कुछ ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, तो वो सारा स्टेटस आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, अब चलते हैं इधर स्काडा में। तो स्काडा को भी हमको अपने सिस्टम में रन करना पड़ता है, तो ये जो स्क्रीन हमने बनाया है, ठीक है, इस पे जाएंगे। अच्छा, एक बार फिर से यहाँ पे हम स्काडा का जो है, यहाँ पे आईपी एड्रेस देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन में, और डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन में इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद में यहाँ से एक बार आईपी एड्रेस चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे अपना कैटलॉग इन्फॉर्मेशन, और यहाँ से इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद प्रॉफीनेट इंटरफेस खुलता है। आपका यहाँ पे जो आईपी एड्रेस है, नेक्स्ट में ईथरनेट एड्रेस में आएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे, तो यहाँ पे 1.251 डाला हुआ है। ठीक है, ओके, अब जो है यहाँ से हम क्या करते हैं, स्काडा को भी चलाते हैं। तो यहाँ से स्क्रीन पे जाएंगे और स्काडा को रन कर देते हैं। तो यहाँ से आरटी आता है रन करने के लिए। ठीक है,
तो यहाँ से हम स्काडा को रन करते हैं। देखो स्काडा क्या होता है, आप अपने स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग अपने स्काडा का रेजुलेशन कम और ज़्यादा कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आपके स्क्रीन का साइज 1920 1080 है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने स्काडा का रेजुलेशन सेट कर सकते हो। ठीक है, मतलब जितना आपके स्क्रीन का साइज होगा उसके अकॉर्डिंग आप अपने स्काडा का रेजुलेशन सेट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी ये लोडिंग हो रहा है। ओके, स्काडा फर्स्ट टाइम जब लोडिंग करते हैं यहाँ से थोड़ा सा टाइम लेता है। ओपन होने में। ओके, द रन टाइम सिस्टम इज नॉट इंस्टॉल। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, हमारे इसमें TIA में ना रन टाइम सिस्टम नहीं इंस्टॉल है, इसलिए नहीं चल रहा था। इंस्टॉल लगता है हट गया। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। ओके, मैंने रन टाइम हटा दिया था ना, इसकी वजह से ऐसा इशू आया है। मतलब स्काडा रेडी है बट रन टाइम फाइल ना होने की वजह से ये जो है चल नहीं रहा है। तो मैं एक बार रन टाइम को चेक कर लेता हूँ सिमुलेटर ऐप पे। एक मिनट रन टाइम में डालता हूँ, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, 2 मिनट। रन टाइम देखिए कैसे डालते हैं अगर रन टाइम नहीं होता है तो, क्योंकि बिना रन टाइम के नहीं चलेगा। ठीक है, ये वर्जन 17 का हमारे पास रन टाइम था। ओके, V17 रन टाइम एडवांस। तो यहाँ से मैं इसका रन टाइम फाइल डाउनलोड करता हूँ। जो भी मान लीजिए नहीं आपको कैसे डाउनलोड करना है, तो यहाँ से ये TIA वर्जन 17 का जो है रन टाइम था, तो यहाँ से मैं ओपन करता हूँ और इस पर जाएंगे। ये आपके एक्सटर्नल जैसे वेबसाइट होते हैं ना, मैंने बताया था, तो एक्सटर्नल वेबसाइट से जो है हम लोग रन टाइम फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये BinCC रन टाइम एडवांस है ना, यहाँ पे इसको हम डाउनलोड करते हैं यहाँ से। ओके, और डाउनलोड करके फिर आपको कैसे इंस्टॉल करना है मैं याद करता हूँ, बाकी सब है ना, सिर्फ रन टाइम नहीं है। तो यहाँ पे 1.4G का है, इसको हम डाउनलोडिंग होने देते हैं। ठीक है, तब तक मैं कुछ और चीज़ें बता देता हूँ इसमें। ओके, क्योंकि अभी ये रन टाइम इंस्टॉल होगा तब आपका स्काडा चल जाएगा। क्योंकि जब तक स्काडा बना तो लिया हूँ, लेकिन रन टाइम फाइल जब तक नहीं रहेगा, तो ये स्काडा को जब हम सिमुलेट करते हैं ना, जैसे रन टाइम जब हम चलाते हैं, तो ये आपका रन टाइम के ना होने की वजह से ये ओपन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो स्काडा कैसे डिजाइन करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, इतना तो अभी तक आइडिया हो गया ना। PLC में कैसे प्रोग्राम डाउनलोड करते हैं, अपलोड करते हैं, ये आइडिया हो गया। बोलिए, अगर यहाँ तक का कोई सस्पेंस है तो बताइए, तब तक इसको डाउनलोड होने देते हैं। अगर यहाँ तक का कोई सस्पेंस है किसी को भी, या कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो बताइए, पूछिए, बोलिए। जितना भी टॉपिक हुआ है। हेलो। हाँ हाँ जी, बोलिए। ये सर जैसे मान लें अभी आपने ना पीएलसी के साथ में बताया है, तो पीएलसी के साथ में कई बार क्या है, जैसे मान लें हम कनेक्ट करते हैं। अब जैसे मैंने सिमुलेशन के साथ में किया था, तो वो वन टाइम तो क्या कनेक्ट हो जी जी, जाता है कुछ तो आपका आवाज़ पीएलसी कट रहा है, स्काडा। आपका आवाज़ कट लेकिन रहा है, जैसे आपका आवाज़ कट रहा है। मैं ये कह रहा था सर कि हम्म। जैसे मान लें हम सिमुलेशन के साथ में करते हैं ना। हाँ हाँ, सिमुलेशन के हेलो। साथ में करते हैं तो क्या हुआ। तो एक यानी कि वन टाइम में तो ना वो कनेक्ट हो जाता है, हम अपना ऑब्जेक्ट बना भी लेते हैं उस पे। हम्म। और जैसे मान लो सेकंड टाइम में जैसे उसे ऑब्जेक्ट को किलो बंद करके फिर दोबारा से उसे स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर, तो वो ना प्रॉफिनेट ना कनेक्टिविटी नहीं होती अच्छा, जो वहां से हम डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। आप करते हैं। कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं? एक्चुअली ये वर्जन 20 में या वर्जन 19 में ये प्रॉब्लम हो रहा है। सिमुलेशन में जो है आपको स्काडा का एनिमेशन करने में मुश्किल हो रहा है। अगर आप ज़्यादा सिमुलेशन का यूज करके चलाना चाह रहे हैं तो आप वर्जन 16 चलाइए, 17 चलाइए, वो बहुत बेटर है सिमुलेशन के लिए। नहीं 18 में क्या है, जैसे एचएमआई को स्काडा नहीं एचएमआई भी करते हैं ना, जी तो जी। वो उसमें भी थोड़ा सा गैस होता है। तो वो क्या कारण होता है, वो रियल टैक ही करना पड़ेगा क्या पीजीपीसी में, या फिर नहीं कुछ नहीं, ऐसा एक्चुअली और अलग होता है? नहीं, उसका कोई इशू नहीं है। मैटर ये है, वो सॉफ्टवेयर का ही इशू है। अभी जो सीमेंस ने वर्जन 20 बनाया, वर्जन 19 बनाया ना, तो वर्जन 18 के बाद से वर्जन 18, हाँ 19, 20 और 21,
इसमें जो है सिमुलेशन की प्रॉब्लम्स है। मतलब जितना बेहतरीन आपका 15 का सिमुलेशन काम करता है, 16 का काम करता है, उतने बेहतरीन तरीके से जो है आपका 18, 19, 20 का सिमुलेशन काम नहीं करता है। मतलब मैं ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है। जबकि चला अच्छा रहा हूँ मैं, अच्छा। 20 चलता है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन क्या होता है, अगर आपका कभी कटिंग हो रहा है तो सबसे पहले आपका उसका कुछ प्रोसेस होता है। आप टास्क मैनेजर में जाइए, टास्क मैनेजर में जा करके पूरा एंड करिए, उसके बाद कनेक्टिविटी बनाइए। तुरंत कनेक्टिविटी भी बन जाता है, बस उसके लिए प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, जो कि मैं बताता हूँ जो भी प्रोसेस होता है। ओके, तो यहाँ पे तब तक स्काडा का ओके जो सर। है, जी स्काडा का रन टाइम फाइल जो है डाउनलोड होने देते हैं। देखता हूँ कितना हो गया है। तब तक मैं कुछ आगे आप लोगों को और भी जो है डेमो दिखा देता हूँ। ओके, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक बीएफडी लगा हुआ है। ओके, पैनल कहाँ गया? इस पैनल में एक बीएफडी लगा हुआ है, एक सर्वो लगा हुआ है। चलो सर्वो से रिलेटेड थोड़ा सा मैं आपको, सर्वो का कनेक्टिविटी अभी रेडी है, तो सर्वो से रिलेटेड जो है मैं आपको यहाँ पे प्रोग्राम करके और उसके बाद में चला देता हूँ। ओके, सर्वो चला के दिखा देता हूँ। देखिए जब सर्वो को हम लोग ऑपरेट करते हैं तो सर्वो को आप लोगों ने ये सुना होगा कि पल्स के थ्रू चलाते हैं ना, पल्स के थ्रू चलाते हैं, ये बात डन है। लेकिन सर्वो को हम 4-5 मेथड से चला सकते हैं। जैसे मेरे पास सर्वो मोटर है ना, पल्स के थ्रू चलाएंगे। ये जो मेरे पास पीएलसी है इसके थ्रू हम पल्स दे सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि इसको हम कम्युनिकेशन मेथड से चला सकते हैं, मतलब प्रॉफीनेट, प्रॉफी बस प्लस में आपका मॉड बस, कोई सा भी कम्युनिकेशन कर लें। बीएफडी में भी यही होता है, हम इनपुट आउटपुट के थ्रू भी चला सकते हैं। प्लस में अगर हम चाहें तो मॉड बस कम्युनिकेशन से चला सकते हैं, हम प्रॉफी बस से चला सकते हैं, प्रॉफीनेट से चला सकते हैं। और जो ये हमारा ये अपना सर्वो है ना, और चाहे बीएफडी है, तो इस सबको चलाने के लिए इसका पर्टिकुलर एक अपना सॉफ्टवेयर भी आता है, आपने सुना भी होगा। जैसे मेरे पास फ्लेक्जिम कंपनी का सर्वो है, तो इसका अपना सॉफ्टवेयर है। ये ना सी टाइप केबल से कनेक्टेड होता है, इसमें हम सी टाइप केबल लगाएंगे और प्रोग्राम करेंगे और चला देंगे अपने सिस्टम से ही। तो ना मैं यहाँ से सी टाइप केबल को कनेक्ट करता हूँ। ओके, इसमें जो है अपने सर्वो में मैं सी टाइप केबल कनेक्ट करता हूँ। ओके, तो यहाँ से अब मैं इसमें केबल लगा लेता हूँ। ओके, और यहाँ से इस केबल का एक पॉइंट जो है इस सर्वो में लगा देता हूँ। ओके, थोड़ा सा मैं टेबल को आगे करता हूँ क्योंकि केबल छोटा पड़ रहा है सी टाइप। ओके, तो यहाँ से हम सी टाइप केबल यहाँ पे कनेक्ट कर दे रहे हैं। ओके, तो केबल कनेक्टेड हो गया। अब केबल कनेक्टेड होने के बाद में इसका, जैसे ये फ्लेक्जम का सर्वो है, तो इसका अपना पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर आता है। ओके, तो ये हो गया आपका फ्लेक्जम का सॉफ्टवेयर, मैं ओपन करता हूँ तब तक। जब आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे ना, यहीं से आप सर्वो को सारा कुछ कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इसका मैंने वीडियो भी डाला है आज यूट्यूब पे, देखिएगा। तो आपका ये फ्लेक्जम सर्वो कॉन्फ़िगरेटर सॉफ्टवेयर आता है। आप मित्सुबिशी का करोगे तो एमआर कॉन्फ़िगरेटर आता है। आप डेल्टा का करोगे तो डेल्टा का एएसडीए सॉफ्ट करके आता है। सीमेंस का तो मैंने अभी दिखाया ही कि इसी के अंदर है सर्वो का। ओके, पीएलसी के अंदर ही। तो यहाँ से मैंने ये सॉफ्टवेयर को ओपन किया और यहाँ से मैं न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। जब न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, अपना कुछ नाम वगैरह भी दे सकते हैं। कम्युनिकेशन टाइप आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, RS232485 है, वही रहने देंगे। यहाँ से हम कंफर्म करेंगे, इस नाम से पहले से सेव है, तो यहाँ से मैं दे देता हूँ। जैसे बैच 9 है तो मैं बैच 9 लिख देता हूँ। ओके, यहाँ से बैच 9 या बैच ही लिख के यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ। ओके, जब इसको हम कंफर्म करेंगे तो आप यहाँ पे देखोगे एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन का ऑप्शन देता है। पहले हम यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट करेंगे। ये जो मॉडल नंबर है ना, ये इस सर्वो में लिखा होता है। इस सर्वो में यहीं पे जस्ट ऊपर लिखा होता है। यहाँ पे साइड में एक नेम प्लेट है, यहाँ पे भी लिखा होता है सर्वो में। ओके, तो अपने पास जो सर्वो है, ये आपका सर्वो है, ये यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक मॉडल नंबर मिलेगा FS करके, ठीक है। FV दिख रहा होगा आपको, ठीक है, FB दिख रहा है, सॉरी FS नहीं है, FB3S करके है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको FB3SR1P दिख रहा है और FB3SR1N। हमारे पास जो ये है R1N वाला है, इसको ये वाला सर्वो है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ से कॉम पोर्ट कौन सा है, तो यहाँ पे जब हम इसको केबल को लगाएंगे तो डिवाइस मैनेजर में भी जाके हम कॉम पोर्ट को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे मैंने डिवाइस मैनेजर में कॉम पोर्ट देखा, तो यहाँ पे ये कॉम पोर्ट जो है आपका COM4 है, तो इसीलिए इसने COM4 डिटेक्ट कर लिया। यहाँ से हम कंफर्म करेंगे। जब हम कंफर्म करेंगे तो इस पर क्लिक करके यहाँ पे डन कर देंगे। और डन करने के बाद में यहाँ से अभी मैंने डन पे क्लिक किया है, तो जब मैंने डन किया तो आप देखेंगे यहाँ पे ये सारा डिटेल आ गया। क्या क्या डिटेल आ गया, तो सबसे पहली चीज़ डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन है, फिर यहाँ पे वॉच है, ठीक है। उसके बाद पैरामीटर कंपेरिजन है, मतलब अगर मेरे पास कोई फार्मूला है, यहाँ से मैं लोड करके पैरामीटर का कंपेयर कर सकता हूँ। फिर आता है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन में हमको आके यहाँ पे कनेक्ट करना होता है। तो ये मेरा ड्राइव अभी कनेक्ट हो गया। कोई इरर होगा तो यहाँ से हम इरर रीसेट कर सकते हैं, कोई सॉफ्टवेयर रीसेट करना है कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से हमने स्टार्ट किया तो आप देखेंगे ये आपका सर्वो जो है थोड़ा थोड़ा घूम रहा है, घूमा।
मतलब स्टार्ट हो गया, ये टेस्टिंग कर रहा है, मतलब स्टार्ट मोड में है ये। एक बार इधर घूम रहा है, एक बार इधर घूम रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं स्टॉप कर दूंगा तो ये हो जाएगा आपका स्टॉप, ओके। यहाँ से इसको मैं हाफ स्क्रीन पे खोल लेता हूँ, ताकि जो है आपको इधर पीछे ये भी दिखता रहे सर्वो भी, ओके। इसको कहाँ रखूँ मैं, इधर थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ओके। तो इधर आपको सर्वो भी दिखता रहेगा, ओके। और इधर आपका ये भी दिखता रहेगा। तो यहाँ पे आप देखिए, ये तो आपका था स्टार्ट करने के लिए। फिर फॉल्ट मैनेजमेंट, यहाँ पे कुछ भी अगर आपका फॉल्ट आता है ना, तो यहाँ पे आपको ये शो होता रहेगा, जो भी फॉल्ट होगा आपका सारा फॉल्ट लिस्ट यहाँ पे दिखाएगा सर्वो से रिलेटेड। आप इसको सेव भी कर सकते हैं, क्लियर भी कर सकते हैं। ऑसिलोमीटर आप देखने के लिए, ठीक है, मतलब एक्सेस देखने के लिए हर चीज़ यहाँ पे होता है। जैसे मान लीजिए, चलो हम चला के आपको दिखाते हैं, बाकी तो और डिटेल में तो पढ़ाएंगे क्लासेज में। यहाँ से जैसे हमको इसको चला के चेक करना है, अब यहाँ से मैंने क्या किया, रन बटन पे क्लिक कर दिया, मतलब सर्वो को रन में डाल दिया। अब यहाँ से हम इसको लॉन्ग प्रेस करते हैं, लेकिन यहाँ पे जब तक आरपीएम नहीं डालेंगे तब तक सर्वो नहीं चलेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे अभी मैं 1000 आरपीएम डाल देता हूँ, ओके। एंटर कर दिया और इसको हम प्रेस करेंगे, तो अभी ये हमारा यहाँ से 1000 आरपीएम डालने के बाद में भी ये फॉरवर्ड में या रिवर्स में नहीं चल रहा है। इसका ना चलने का रीजन है, एक बार पहले मैं इसको यहाँ से क्लिक करता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे स्टॉप और रन का कमांड ये आपका ले रहा है, रन का कमांड मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। सर्वो ऑन पे क्लिक करेंगे हम यहाँ से, ठीक है, मतलब सर्वो ऑन का कमांड चला गया। अब अगर इसको मैं प्रेस कर रहा हूँ यहाँ से, ओके, तो यहाँ से आपका सर्वो चलना चाहिए, बट अभी ये चल नहीं रहा है। इसको एक बार मैं स्टार्ट मोड में डालूंगा तो सर्वो अभी बता रहा है रेडी नहीं है। क्या बता रहा है, सर्वो रेडी नहीं है। अगर सर्वो रेडी नहीं है तो उस कंडीशन में हमको क्या करना होता है, कम्युनिकेशन में जाके एक बार इसको डिस्कनेक्ट करके और फिर यहाँ से कनेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि जब तक सर्वो रेडी नहीं रहेगा तब तक ये नहीं चलेगा, ओके। तो यहाँ से अब हम रन में डालेंगे, ओके, और रन में डालने के बाद में फिर यहाँ से लॉन्ग प्रेस करेंगे तो अपना सर्वो यहाँ से चलेगा, बट अभी भी ये रेडी नहीं दिखा रहा है। यहाँ से इरर रीसेट पे क्लिक करेंगे, सॉफ्टवेयर रीसेट पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से एक बार स्टार्ट करके हम चेक करेंगे तो सर्वो इज नॉट रेडी दिखा रहा है, मतलब सर्वो में कुछ इशू अभी दिखा रहा है, इसलिए ये रेडी नहीं है, ओके। तो यहाँ से मैं इरर को रीसेट कर देता हूँ, एक बार डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, और डिस्कनेक्ट करने के बाद में यहाँ से आएंगे कम्युनिकेशन में, और अभी ये ऑफलाइन में यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से सॉफ्टवेयर को रीसेट कर देता हूँ, ओके। रीसेट कर देंगे। रीसेट करने के बाद में हम एक बार सर्वो को, जब भी सर्वो को रीसेट करते हैं ना, तो सर्वो को बंद करके चालू करना होता है, ठीक है। अदरवाइज यहाँ से हम रन डाल भी देंगे, ठीक है, और यहाँ से आरपीएम डालेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने 1000 आरपीएम डाल दिया, और इधर मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मैंने एक बार बंद करके चालू कर दिया है सर्वो को। यहाँ से मैं अब आपको दिखाता हूँ, जब भी रीसेट वसेट करिए ना तो सर्वो को हम बंद करके चालू करते हैं। यहाँ से आप देखिए, इसको इधर साइड में रख देता हूँ, यहाँ से मैं लॉन्ग प्रेस करता हूँ, ठीक है, इधर देखिएगा। तो इसको जब मैं प्रेस करता हूँ, सॉरी हट गया कैमरा, एक मिनट, उसको मैं शॉर्ट स्क्रीन में कर लेता हूँ, ओके। तो इसको मैं छोटे स्क्रीन में कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पे देखिएगा, ओके, यहाँ पे आप देखिएगा कि जब हम इसको ऑन करेंगे, इधर आप देखिए, जब हम इसको ऑन करेंगे, यहाँ से लॉन्ग प्रेस किए तो ये सर्वो आपको रन करते हुए दिखा रहा होगा, ठीक है, इधर देखिएगा, ओके। यहाँ से अभी मैंने 10,000 आरपीएम डाला, इसको मैं 15,000 आरपीएम भी डाल सकता हूँ, मतलब इतना स्पीड होता है सर्वो में। यहाँ पे 15,000 आरपीएम डाला, इसको प्रेस करेंगे तो अभी ये 15,000 आरपीएम में चल रहा है। इसको हम एक 500 आरपीएम डालेंगे तो स्लो स्लो चलेगा। अब आप देखोगे तो ये स्लो स्लो घूम रहा है, ओके। अगर यही मैं 5,000 आरपीएम डालूंगा तो ये और तेज चलेगा। यहीं पे मैं 50,000 आरपीएम डालूंगा तो और तेज चलेगा, है ना। तो मतलब इसमें हम बहुत सारा आरपीएम डाल सकते हैं। अच्छा, इसमें आप देखोगे तो यहाँ से अगर मैं रिवर्स को प्रेस करूंगा तो रिवर्स भी आएगा। यहाँ पे आप देखो इनकोडर की पोजीशन भी पता चलती है, एब्सोल्यूट इनकोडर पोजीशन दिखा रहा है ना कैलकुलेट होके। इसको मैं रिवर्स में चला रहा हूँ तो रिवर्स में चल रहा है। मतलब अगर मैं चाहूँ ना तो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू में ए वंस फॉरवर्ड वंस बैकवर्ड, ठीक है, आपको फॉरवर्ड का लिमिट कितना ले जाना है, आप यहाँ पे लिमिट सेट कर देंगे सिर्फ उतना जाएगा, आप यहाँ पे लिमिट सेट कर देंगे सिर्फ उतना जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से भी आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑफलाइन जो भी आइडेंटिटी देखना है, आपको रोटेशन मोटर का पैरामीटर देखना है, क्या क्या चीज़ें, कितना किलोवाट का मोटर है, कितना एम्पियर करंट लेता है, मैक्सिमम करंट क्या है, सब चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सर्वो से रिलेटेड था, ओके। यहाँ पे ये डाउनलोड हो गया होगा, एक बार इसका रन टाइम फाइल देख लेते हैं, ओके। तो इसके रन टाइम फाइल को कैसे इंस्टॉल करते हैं देख लेते हैं भाई। देखता हूँ अगर बिना सिस्टम रीस्टार्ट के इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर मैं रन टाइम चला के दिखा दूंगा, नहीं तो यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो है, आप देख सकते हैं इस काडा का, है ना, क्योंकि अब रन टाइम फाइल फिर सिस्टम रीस्टार्ट करके ऑनलाइन कनेक्ट करने में मुश्किल होगा। तो अगर बिना रीस्टार्ट किए अगर ये इंस्टॉलिंग ले लेता है रन टाइम का तो ठीक है, बेटर है। वैसे तो बहुत मुश्किल ही लगता है मुझे, क्योंकि
सीमेंस कभी भी किसी भी सॉफ्टवेयर में एक बार रिस्टार्ट जरूर लेता है। ओके, ठीक है। अभी ये रिबूट मांग रहा है, कोई इशू नहीं। आप स्काडा ऐसे ही बनाइएगा। स्काडा की कनेक्टिविटी करके कैसे चलाते हैं, तो उससे रिलेटेड मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी डाल के रखा है। 3 पीएलसी को एक ही स्काडा से कनेक्ट करके मैंने चलाया है, 2 पीएलसी को। स्काडा डिजाइनिंग तक का पूरा प्रोसेस यहाँ पे आपको समझ में आया होगा, बस चला के मैं नहीं दिखा पाया। उसका रीज़न ये है कि हमारे पास अभी रन टाइम का फाइल इसमें नहीं है, डिलीट हुआ है, इसकी वजह से मैं नहीं चला के पाया। तो ऐसे ही डिजाइन करके यहाँ से जब हम चलाते हैं तो यहीं से हम सारा कुछ ऑन ऑफ कर पाते हैं अपने इस सिस्टम में। तो अप्रॉक्स आपने सर्वो का भी डेमो देखा, पीएलसी का भी डेमो देखा, एचएमआई का भी देखा, प्लस में स्काडा डिजाइनिंग का भी डेमो देख लिया। ओके, तो आज से हमारा डेमो क्लासेज एंड होता है और आज का रिकॉर्डिंग मैं एंड करता हूँ।